अच्छा, हम जो है ना ये क्विकली हम सिर्फ जो है वो विक्टिमाइजेशन के फैक्टर के पे बात करेंगे। जनरली आपको बाकी पता ही है एफएटीएफ का, तो जो चीज़ें जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं उस मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करें या ब्रेक लेनी है आप लोगों ने? मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। सर स्टार्ट करें, नहीं ब्रेक ना लें। ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे सेकंड जो पार्ट है हमारा कि स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? 2-3 बता दें। यस सर। जी आ रही है। ठीक हो गया। एक मिनट, मेरा गैजेट नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि एफएटीएफ विक्टिमाइजेशन टूल। इस पे हम क्या बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ एफएटीएफ। सेकंड हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द असेसमेंट मेथोडोलॉजी। और एफएटीएफ उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स why it is why it is a victimization tool. उसके बाद implications पाकिस्तान में बात करेंगे। और लास्ट में हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आज हम ये सारा कुछ कर सकें विदिन हर टाइम लिमिट्स। तो व्हाट इज दैट, पहले हम ये शुरू करते हैं। व्हाट इज एफएटीएफ में आपको पता है कि एफएटीएफ जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो कि 1989 में बनाई गई। यहाँ कुछ और ज्वाइन करना चाह रहे हैं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बनाई गई और उसके जो है वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव उसका है चेकिंग टेरर फाइनेंसिंग। और थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम वर्नरेबल फैक्टर, वर्नरेबिलिटीज का। ठीक हो गया। ये जी इसके एफएटीएफ क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेंबर स्टेट्स का आपने देख लेना है। मेरे ख्याल में 37 है
और उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन 37 या 39 ये कंफर्म कर लेना है आपने। और उसमें जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक जीसीसी है और एक यूरोपियन यूनियन है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन भी उसका पार्ट है। जीसीसी जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, और यूरोपियन यूनियन। ठीक हो गया। ये जो है वो एफएटीएफ का एक असेस करते हैं किसी भी कंट्री को। ये अपने पॉइंट समझना है, इसको मैं अपने लिंक करूँगा विक्टिमाइजेशन के टूल से। सबसे पहले उनका होता है टेक्निकल कंप्लायंस। टेक्निकल कंप्लायंस का मतलब ये कि जो किसी भी कंट्री का जो लीगल और इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और उनकी पावर्स क्या हैं अथॉरिटीज़ की, और उनके बारे में बात करते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी लीगल इंस्ट्रूमेंट पे आपको नज़र आ रही हो, वो है हमारी ये टेक्निकल कंप्लायंस। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? ठीक हो गया। टेक्निकल कंप्लायंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो अबाउट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और सेकंड जो है पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग को कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डील कर रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके अलावा कोई लॉज मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से बने हुए हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर टेक्निकल कंप्लायंस। सेकंड वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस असेसमेंट। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ठीक हो गया। इफेक्टिवनेस असेसमेंट जो है, 2 तरह की हमारी असेसमेंट की मेथडोलॉजीज हैं। पहली टेक्निकल कंप्लायंस है, और सेकंड जो है वो इफेक्टिवनेस असेसमेंट है। इफेक्टिवनेस असेसमेंट का क्या मतलब है कि जो ये लीगल टेक्निकल कंप्लायंस के जितने भी ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना हुआ है, इसका कितना असर हो रहा है, हाउ मच दिस फ्रेमवर्क इज इफेक्टिव इन कर्बिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक हो गया। ये 2 तरह की उनकी असेसमेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। पहला लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनके प्रोसीजर हैं, किस तरह से वो डील उसको चेक करती हैं। तो एक होता है दूसरा टेक्निकल इफेक्टिवनेस असेसमेंट होती है कि जो उन्होंने टेक्निकल आपका जितना भी फ्रेमवर्क है, लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में इम्पैक्टफुल है, वो कितना उसको रोक रहा है। तो सेकंड जो है वो उसमें आती है इफेक्टिवनेस असेसमेंट। तो ये हमारा था कि किस तरह से, और उसके अलावा उनकी 40 रिकमेंडेशन हैं जो कि मीट करना होती हैं हर एक कंट्री को। ठीक हो गया। इन इन जो टेक्निकल और इफेक्टिवनेस असेसमेंट है, उनके अंदर जो है वो 40 रिकमेंडेशन दी हुई हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है, इससे हम आर्गूमेंट देंगे। इस पाकिस्तान बीइंग विक्टिमाइज्ड, इस पे बात करते हुए जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, वो ये कि इफेक्टिवनेस असेसमेंट, इफेक्टिवनेस असेसमेंट
is a subjective assessment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको मैंने दो असेसमेंट के तरीके बताए। पहला मैंने बताया कि जो टेक्निकल कंप्लायंस है उसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में लॉज क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, तो वो आसान है कि उसका पता करना, उसको जज करना कि किसी कंट्री में लॉज हैं या। लेकिन जब उन लॉज की इफ़ेक्टिवनेस पे बात आती है ना, वो कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, तो वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि एक बंदा, अगर मैं उसको देख रहा हूँ और एक और बंदा देख रहा है, तो मे भी उसी सेम जो चीज़ है उस पे दोनों का जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट हो। मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है ये तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर कोई और देख रहा होगा तो वो कहेगा नहीं यार ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इफेक्टिव असेसमेंट, जो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, वो एक ह्यूमन जो जजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो जब ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसका मतलब ये कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वोट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वो कह सकते हैं कि आपका जो आपने लीगल फ्रेमवर्क जितना बनाया हुआ है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव। और उस वजह से जो है दिस कैन बिकम अ विक्टिमाइजेशन टूल। सेकंड जो उसमें आर्गूमेंट है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसल, एक बल्कि इंडेक्स है, बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स। बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स क्या है? ये भी कंट्रीज़ को डिफरेंट उनकी जो स्ट्रक्चर होता है उनका मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, उस पर डिफरेंट लोगों को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो रेट करता है, और उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान वाज ऑन 28th पोजीशन इन 2020। मतलब ये है कि जो 27 कंट्रीज़ हैं उनका जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ 27 कंट्रीज़, उनका वीकर था। एंड बहुत सारे उनकी कंट्रीज़ जो जिनका फ्रेमवर्क वीकर था वो ग्रे लिस्ट पे नहीं थे, पाकिस्तान था। इसका मतलब ये कि ये एक जो है वो एक विक्टिमाइजेशन का टूल भी है FATF। थर्ड बात करें, एक हम पोर्टे ये किया जाता है टेरर फाइनेंसिंग या FATF का, कि जो पाकिस्तान है उसका वो वो एक टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्री नहीं है, बल्कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाला कंट्री है। मतलब वो कि उसका जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वीक है, उस वजह से उसके कंट्री से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन पे फ़र्क पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, टेरर फाइनेंसिंग के हिसाब से। लेकिन जो स्टैट्स हैं वो डिफरेंट कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, कब कौन से कंट्री का? 2019। टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कौन से कंट्रीज जो हैं वो टेररिज्म से इफेक्टेड हैं, उनको रेट करता है। तो 2019 के मुताबिक पाकिस्तान वाज फिफ्थ मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म। फिफ्थ मोस्ट इफेक्टेड कंट्री था। एंड स्टिल जो है वो FATF और जो मेजर पावर्स हैं वो क्या पोर्ट्रे करती हैं, ये इंडिया क्या पोर्ट्रे करता है? तो पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसर है, लेकिन स्टैट्स क्या कहते हैं? हम टेररिज्म से इफेक्टेड हैं। तो हमें दुनिया में ये अपना नैरेटिव को जो है वो बिल्ड करना है, दुनिया को ये बताना है कि हम जो है वो टेररिज्म से इफेक्टेड है, ना कि टेररिज्म फाइनेंस कर रहे हैं। अलावा जो है वो चौथा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान इज़ एन इजी स्केपगोट। और US टू कवर इट्स फेलियर्स इन अफगानिस्तान।
जब अफ़गानिस्तान में जो है वो हमारा जो यूएस है उसका बड़ा मेजर फेलियर था, वो टेररिज्म वो उनको डिफीट नहीं कर सका, तो वो उसको अपनी फेलियर अपनी डिफीट को उसने किसी न किसी पे ब्लेम तो करना है, उसने अपने आप बताना है कि मैं क्यों नहीं या मैं क्यों सक्सेसफुल ना रहा। तो वो क्या उसके जो लीडर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान वॉज द सोल रीज़न कि पाकिस्तान जो है उस वजह से जो है वो अमेरिका अपने टारगेट अचीव ना कर सका। और उसको साबित करने के लिए पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट पे है, बिकॉज पाकिस्तान इज टेरर फाइनेंसर और कोलैबोरेटर टू अफगान तालिबान। तो ये एक जो है ना पाकिस्तान जो है वो एक उनको अपनी गलतियां छुपाने के लिए एक इजी सा स्केप गोट है। दूसरा फिफ्थ फैक्टर ये कि पाकिस्तान जो है ना वो एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी। और जब आपकी इकोनॉमी जो होगी वो इनफॉर्मल होगी, आपको पता नहीं होगा कि कौन से आपकी जो कंट्री में ट्रांसैक्शन हो रही हैं वो कहाँ से किधर को जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये आपका जो टेरर फाइनेंसिंग और ये काउंटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग का जो फ्रेमवर्क होगा वीक होगा। ये हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो एक गोल्डन क्रिसेंट रीजन होता है, एक टर्म होती है गोल्डन क्रिसेंट रीजन। इसका मतलब ये कि इसमें आता है अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो ट्रेड होती है ड्रग्स की। पाकिस्तान एक ऐसे रीजन में पाया जाता है जिसके जहाँ पे एक बहुत बड़ी एक ड्रग ट्रेड होती है और फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, फिर डेवलपमेंट कंट्री है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये बड़ा नेचुरल सा है कि पाकिस्तान का टेरर फाइनेंसिंग या जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो फ्रेमवर्क है उसका कदरे वीक होना, ये हर डेवलपमेंट कंट्री के साथ इश्यूज हैं। लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपमेंट कंट्री and on a very list of US for being a for making a scapegoat for their failures in Afghanistan, तो पाकिस्तान को एक जो है वो विक्टिमाइजेशन का टूल बनाया जाता है। तो ये जो है वो कुछ फैक्टर थे जो जिन पे हमने बात की कि ये पाकिस्तान जो है करने की कोशिश की, पाकिस्तान जो है उसको वाकई ही जो है वो स्केपगोट करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं क्विकली जो है वो पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस की, इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। अच्छा, वो स्केप गोटिंग के एक पॉइंट जो है ना आपने इपरी जो है ना उसको देखना है वहाँ पे, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ट्राई करूँगा कि इपरी ने एक रिसर्च की, उसके मुताबिक उन्होंने कंट्रीज़ का जो है वो ये उनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसको डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनको उन्होंने जज किया, उनको कंपैरिजन किया। तो मेरे ख्याल में कोई इसी तरह कोई मोर देन 25 कंट्रीज़ जो थे उनका पाकिस्तान से वीक था, तो आपने वो भी देखना है विक्टिमाइजेशन वाले में। फिर क्या का कॉन्सिक्वेंसेज है वो जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो इन्हांस्ड स्क्रूटनी होती है पाकिस्तानी ट्रांजैक्शंस की, इन्हांस्ड स्क्रूटनी बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये कि जब भी कोई पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान कोई अलग से किसी खला में नहीं रह रहा है, वो दुनिया के साथ कनेक्टेड है, उसने उनके साथ ट्रेड करनी होती है, ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। फिर जब आप अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे होगा तो पाकिस्तान की जो ट्रांजैक्शन हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उन पे इन्हांस स्क्रूटनी होगी, इन्हांस स्क्रूटनी होगी। इसका मतलब ये कि हमारा जो बिज़नेस है वो थोड़ा महंगा पाकिस्तान को करना पड़ेगा। मतलब उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, रेमिटेंसेस पे फ़र्क पड़ेगा। और फिर अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ड्रॉप हो सकती हैं, मतलब
इसकी वजह से, इन्हांस स्क्रूटनी की वजह से, तो फिर हमारे जो है वो करेंसी इनफ्लोज पे फ़र्क पड़ेगा, उससे जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये आप एक लंबा सा जो है वो चेन बना सकते हैं इसको समझने के लिए। सेकंड जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज एबिलिटी टू एक्सेस। सर ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, बस बोल के रिपीट कर देंगे। मैं एंड पे दोबारा रिपीट कर दूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज एबिलिटी टू एक्सेस इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे होगा तो ऑब्वियसली जो है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को चूँकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान को बार बार जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के बहुत सारे, तो पाकिस्तान को इनको एक्सेस करना पड़ता है लैंडिंग उनसे कर्जे लेने के लिए। तो अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पे होगा तो पाकिस्तान को उनको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा, थर्ड फैक्टर की बात करें तो पाकिस्तान का इमेज, टारनिश्ड इमेज होता है। दुनिया हमें जो है वो टेरर फाइनेंसर के तौर पे देखती है और टारनिश्ड इमेज ऑफ द कंट्री, टारनिश्ड इमेज का जो लिंक है वो उसके साथ है हमारे रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। FDI कहते हैं इन्हें। कि जब हमारा इमेज अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी कम आएगी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फिर आगे लिंक है, आपको पता है, हमारी इकॉनमी के साथ। तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल आइसोलेशन है दुनिया में। आइसोलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। फिर एक और बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिखना ज़रूरी है, कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को टेररिज्म से लिंक करना आसान हो जाता है अगर पाकिस्तान जो है वो लिंक विद टेररिज्म। अच्छा, कश्मीर पे जो है ना वो कश्मीर वाले पॉइंट में मैं वैसे बताऊंगा अभी कि हमारा जो है ना वो बड़ा डिफरेंट सा स्टांस है। इंडिया जो है वो कश्मीर के इशू को टेररिज्म से लिंक करता है कि पाकिस्तान वहाँ टेररिज्म करवा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो उसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स और इंडिजिनस पॉलिटिकल मूवमेंट से लिंक करता है। तो अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे होगा तो जो इंडिया का नैरेटिव है कि कश्मीर की जो टूरिज़्म है टेररिज्म बाय पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, तो वो नैरेटिव उनको बिल्ड करना आसान हो जाता है। उससे हमारा कश्मीर जो कॉज है वो वीक होती है। तो ये एक पॉइंट था। उसके अलावा मेरे ख्याल में मेजर इम्प्लीकेशंस हो गई हैं। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है ऑब्वियसली जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल या दुनिया के साथ लिंक्ड है। तो इंटरनेट, जब बैंकिंग हमारा पाकिस्तान जो होगा वो ग्रे लिस्ट में होगा तो बैंकों को भी जो बिज़नेस करना है वो मुश्किल हो जाएगा, उनको कॉस्टली बिजनेस अपना करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीकेशन थी पाकिस्तान के लिए। मैं यहाँ पे ना जल्दी से क्विकली क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ आपके लिए और ख़त्म करते हैं हम इसे। काफ़ी टाइम हो गया है, सवा दो घंटे का। क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि आपको आपको बताना है, अपने ओपिनियन ये बिल्ड करना है कि क्या FATF की रेगुलेशंस और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमारे लिए कितनी फ़ायदा मंद हैं और किस तरह से हमें वो इम्पेक्ट कर रही है। तो ये आपने अपने एनालिसिस में ये बताना है उन्हें कि ऑल्दो वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड एंड दैट इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द stats and from the facts that we are being victimized on the failures of US and Afghanistan and some of their other failures in different places. Still we have to comply with FATF. Why? क्योंकि ये हमारे अपने हक में है। हमारा जो है वो जितना काउंटर टेररिज्म, एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा
हमारे लिए उतना आसान है, टेररिज्म कम होगी, मनी लॉन्ड्रिंग कम होगी, और हमारी दुनिया में जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा ज़्यादा चेक होगा, हमारा जो फ्लो है कैश का वो बाहर नहीं जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। तो हमारे असल में उनकी रिकमेंडेशंस के साथ उनको फॉलो करना हमारे अपने हाथ में, और उसका जो सबूत है उसको फॉलो करना वो अभी एविडेंट है रेमिटेंसेस की सूरत में। ये जो अभी बम्पर दुनिया में हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस नहीं आई, हिस्टोरिकल फ्लोज जो थे वो क्यों थे? क्योंकि हमने जो इनफॉर्मल चैनल थे उसके कैपिटल के आने के इनफॉर्मल चैनल हमने उनको कम कर दिया, इनफॉर्मल चैनल्स को इसके FATF की कंप्लायंस में। तो उससे क्या हुआ कि हमारी, क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट के चैनल्स के थ्रू आई, तो इसलिए ये रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ा। तो इसी तरह रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ सकता है। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी रेगुलेशंस अच्छी होंगी तो वो लोगों को चीट करना आसान हो जाए, मुश्किल हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग करना मुश्किल हो जाएगा। टेररिज्म जो बहुत बड़ा इशू है हमारा, उसको फाइनेंस करना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। सो ये although we are being victimized, but we have to comply with them because complying with them is the way forward for Pakistan. So that was the last sentence from my side. अभी मैं ट्राई करूँगा कि जितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके एड्रेस कर सकूँ विद इन पॉसिबल शॉर्ट टाइम। रिमशा का पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि उन्होंने बात की कि वो जो कौन सा पॉइंट था, इन्हांस स्क्रूटनी। हाँ, उस पर बात जो है वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इन्हांस स्क्रूटनी का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि वो लिंक्ड है। कोई भी कंट्री जो होता है वो दुनिया के साथ लिंक्ड होता है, उसने उसके साथ तिजारत करनी होती है, वहाँ से पैसे पाकिस्तान से आने होते हैं, बाहर जाने होते हैं, इस तरह यही इस तरह से सिस्टम चलता है। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट पे होगा तो जो पाकिस्तान की जो ट्रांसैक्शन होंगी उस पर एक इंक्रीज इन्हांस स्क्रूटनी होगी। इन्हांस स्क्रूटनी होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेसेस को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेंगी, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिमिटेंसेस पे आएगा। दूसरा जो है वो जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रिमिटेंसेस पे इफेक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिमिटेंसेस फॉर एग्जांपल अगर कम आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो होंगी फ्लोज कम आएंगे, हमारे कैश फ्लो कम आएगा। कैश फ्लो कम आएगा इसका मतलब ये है कि जब भी ये मैं आगे इकोनॉमी में आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि डॉलर अगर कम आ रहे हो और कंट्री से बाहर जा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है। तो जो फॉरेन ट्रांजेक्शन का जो डिक्लाइन है उससे जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट था पहला। समझ आ गया रिमशा? जी सर, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो हम इंडिया फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है चूंकि वो अलाय है USA का, सो वो अभी हमें डिफेम करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो हमें डिफेम करने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो ये रियलिटी है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये हम क्रिटिकल एनालिसिस में नहीं बात करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस में जो बात की वो मैंने आपको, क्रिटिकल एनालिसिस ये नहीं होता, ये आप बात करेंगे विक्टिमाइजेशन के टूल में कि इंडिया जो है वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो इधर मैं लिख देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ये एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की स्क्रूटनी करता है और इंडिया उसकी चेयर है, और उस वजह से ये बिल्कुल बाइद नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो US और इंडिया मिलके पाकिस्तान को स्केप गोटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया? सर, हम क्रिटिकल एनालिसिस में स्पेसिफिक किन टॉपिक्स पे रहते हैं, मतलब हम क्यों डिस्कस नहीं कर सकते, ये काइंडली बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल। मेरा असल में बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ जो है ना, ये आपकी विक्टिमाइजेशन वाली जो बात है ना कि क्या वी आर बीइंग विक्टिमाइज, तो उस पे आपका ये पॉइंट है। क्रिटिकल एनालिसिस तो ये होता है कि ये जो मैंने जैसा कि आपको करके दिखाया कि although we are being victimized and that is evident from the fact, लेकिन फिर भी हमने उनके साथ कंप्लाई करना है बिकॉज दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन करेंगे रिमशा। कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं है। सैल रजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने FATF का भी पढ़ा है
ये हम सी पैक के साथ किस तरह इसको लिंक कर सकते हैं? क्या ये सी पैक को सबोटाज करने के लिए भी कोई इसमें है, इसका फैक्टर शामिल या नहीं? सी पैक को इसके साथ लिंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सी पैक का इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप जो है वो इसको अगर लिंक करना चाहें तो आप पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। कि बॉब वुडवर्ड की एक बुक है, अगर आप मैं आपको कोट करूं, एक मिनट लिख देता हूँ। स्क्रीन से शेयर नहीं हो रही होगी, मैं शेयर करता हूँ। ये नज़र आ रही है स्क्रीन शेयरिंग वाली? जी जी नजर आ रही। बॉब वुडवर्ड की बुक है, उसके मुताबिक बॉब वुडवर्ड एक अमेरिकन राइटर है, उसके मुताबिक जो है वो उसने लिखा है कि जो IMF प्रोग्राम है, जो FATF के रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी असल में जो है वो पाकिस्तान पे को प्रेशराइज करने के लिए हैं, सो दैट जो पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है उस पर प्रेशर डाला जाए। ठीक होगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक होगी। अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसी किसका हाथ ऊपर है? फाहिद तारिक। अच्छा सर, ये यहाँ पे भी रीसेंट न्यूज़ है कि फ्रांस की कंपनियां लफाज नाम की सीमेंट कंपनी कह रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो फाइनेंस करते रहे ISIS को, और इवन के FATF में फ्रांस ने अपोज किया था पाकिस्तान के स्टांस को, और खुद वो इन्वॉल्व है। तो ये विक्टिमाइजेशन स्केपगोट वाले पॉइंट में ये ऐड कर सकते हैं एज एग्जांपल, बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आयशा इफ्तिखार का। सर क्या आपने बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स का क्या बताया था? बेसल जिस तरह से FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज़ की जो है वो उनको रेट करती है उनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के फ्रेमवर्क पे, इसी तरह जो है वो बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस जो है वो हर साल जो है वो पब्लिश करता है, और जो कि नॉन पॉलिटिकल, ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। जैसा कि अगर आप मैं नॉन पॉलिटिकल की बात करूँ, इकोनॉमिस्ट जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल कोई एक जो जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। FATF में तो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है ना। तो बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान दुनिया में 28वें पोजीशन में 2020 में अपने काउंट ये जो उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये कि 27 कंट्री जो हैं वो पाकिस्तान से वीकर हैं इस फ्रेमवर्क में, और अगर उससे वीकर हैं और जो वीकर हैं उनमें से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उस पर FATF की ग्रे लिस्ट पे नहीं है। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इज बीइंग विक्टिमाइज्ड। आयशा होपफुली आपका क्वेश्चन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है अली हुसैन जोया, अली हसनैन जोया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल सर, जो जैसे आपने इप्री का इधर रेफरेंस दिया, तो सर हम डायरेक्टली इप्री की कोई स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं या उनकी कोई रिपोर्ट को, या उसमें जिस बंदे ने वो एनालिसिस किया है उसको कोट करना बेहतर रहेगा? नो 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 नो, जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपनी उनकी रेपुटेशन होती है ना, जैसे मैंने इकोनॉमिस्ट की बात की, और बंदों की नहीं होती है। आपने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ही कोट करना होता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये मैंने नहीं कहा कि शौकत तरीन ने वो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाया या वो ही वाज द पैटर्न ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो उसको कोट करना है नहीं, हमने ऑर्गेनाइजेशन को ही कोट करना है या उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को कोट करना है। तो यू आर गोइंग टू कोट इप्री, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर। साहिल आपका कोई क्वेश्चन है या आपने हाथ वैसे खड़ा किया हुआ है? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं था, वैसे ही था, सॉरी। कोई और क्वेश्चन है तो हम उसको क्विकली कर सकते हैं टेस्ट। महीन यस बोले। सर आपने जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में जो कश्मीर इशू पे बात की कि मतलब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में मतलब इस तरह का नैरेटिव डेवलप कर रही है कि वो टेरर फाइनेंसिंग है। सर तो रियल में तो इंडिया जो है वो मतलब जिनोसाइड कर रही है और वो सारे प्रॉब्लम्स कर रही है। सर तो हम किस तरह यहाँ पे ये वाला आर्गुमेंट या नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं? सर काइंडली अगर आप ये बता दें।
एग्जैक्टली इसी को जो है वो ये मैं आपको आगे जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो इसी पे ही है कि आपने मीडिया को किस तरह से यूटिलाइज करना होता है, या जो मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं किस तरह से कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट इम्प्लाई करते हैं, तो उस पे बात है। तो हाँ, जो जो ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है इसमें बिल्कुल इंडिया जो है वो हमसे आगे है। वो हमें पोर्ट्रे करता है कि पाकिस्तान इज़ द टेरर स्पॉन्सर कंट्री। जो पाकिस्तान जो टेरर स्पॉन्सर कंट्री, इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर में अगर कोई ब्लास्ट होता है, कुछ भी उनके अगेंस्ट होता है, दे पुट ब्लेम ऑन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान पे जब ब्लेम आएगा और दुनिया उनके नैरेटिव को मानेगी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव वीक है, पाकिस्तान दुनिया को नई फैक्ट बता रहा है। सो ये एक फैक्ट है। तो इस तरह से ही चलती है ये। समझ आ गया आपको आयशा? कोई और क्वेश्चन? मुझे लगता है सबके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी लेंथी सेशन था। इट वाज लाइक 2.5 आवर, नहीं हाँ हाँ इतने हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हमें बात करते हुए। सो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना थी। असल में मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़े से टाइम में जितनी ज़्यादा बातें हो सकें वो हम कर लें। बाकी अगर आपको कुछ और चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो वो आप बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर के स्टार्ट में कोई 1-2 मिनट जो है इस पर बात कर लेंगे। नूर बात करना चाह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने पाकिस्तान में पिछले दिनों इस्लामोफोबिया का देखा और फ्रांस के जो कुछ इस तरह के एक्शंस थे, उस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो प्रोटेस्ट वगैरह किए, उसने फ्रांस की गवर्नमेंट को बहुत अनॉय किया। तो फ्रांस जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो उस हवाले से हम ये देखते हैं कि इस्लामोफोबिया का इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में कैसे ग्रे लिस्ट को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने में है। तो ये इस हवाले सारे से थोड़ा सा जी 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 मैं बात करता हूँ। ये जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ये स्पेशली जो TLP की एपिसोड थी, बिल्कुल उसका एक इम्पैक्ट है हमारी ग्रे लिस्टिंग में। क्यों है कि जब भी ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगी जो वायलेंट होंगी, और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो है वो उनका नेगेटिव इमेज बिल्ड होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इमेज पे डिपेंड करती हैं। जैसे आप इमेज जो है ना, वो पाकिस्तान का इमेज प्रॉब्लम, पाकिस्तान का वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो है वो ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रोटेस्ट यकीनन जो है वो पाकिस्तान के इमेज को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो बिल्कुल उनका फैक्टर है इस पर। राइट सर, थैंक यू। नो मोर क्वेश्चन। आई थिंक काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो कुछ इस पे बात करना होगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में 2-4 मिनट हम इसको देंगे। बहुत शुक्रिया जी। दिस वाज होपफुली दिस वाज वेरी फ्रूटफुल सेशन, एंड hopeful it was I'm hopeful that it actually helped you all. Thank you very much.